और जैसे ही आस्था अपने कमरे में जाने लगी, ठीक उसी वक्त अरमान भी कमरे से निकल रहा था। और आस्था जैसे ही अंदर गई, अरमान तुरंत आस्था से टकरा गया और आस्था सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। अरमान ने आस्था को उसके हाथ और कमर पकड़कर रखा हुआ था। तब आस्था अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अरमान की ओर ही देख रही थी। कुछ देर आस्था को अरमान के पास रहना काफी अच्छा लग रहा था। वही अरमान तो आस्था को खुद से दूर करना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वह आस्था को अभी सजा देना चाहता था, इसलिए उसने खुद से उसे दूर किया। और अरमान ने बिना कुछ कहे सुने तुरंत उसकी कमर और हाथ छोड़ दिया था। आस्था तुरंत कमर के बल नीचे जा गिरती है और जोरों से चीखती है, मर गए नानी माँ, हम तो मर गए, हमारी कमर आह। आस्था को इस तरह से बोलते हुए देखकर अरमान की भवें चढ़ गई थी और वह बोलता है, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह से मुझ से चिपकने की? यहाँ आइंदा मुझसे दूर रहना, समझे तुम? ऐसा बोलकर अरमान अब वहां से जाने लगा था। अब आस्था को ये सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था और वो कंफ्यूजन से सोच रही थी, भले ही इनके अंदर कोई पिशाच ना हो, लेकिन उनकी हरकतें तो एकदम पिशाचों वाली ही है। पहले तो खुद ही हमारे साथ इतना प्यार करते हैं, कभी हमें जबरदस्ती किस करते हैं, और अब हमसे इतना रूखा रूखा सा बिहेवियर कर रहे हैं। आखिरकार हो क्या गया इन्हें? और इनका ये बिहेवियर हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्यों इनका दूर जाना हमें बुरा लग रहा है? कहीं ना कहीं आस्था ये सोचते हुए अपनी कमर से हिलाते हुए उठी थी और बड़बड़ाती हुई कहती हैं, हमें देखकर ना चलने की नसीहत दे रहे हैं, खुद तो हमारी कमर तोड़ दी उन्होंने। हुआ वो जल्दी ही बाथरूम में घुस चुकी थी और फटाफट नहा धोकर तैयार होकर वह नीचे आ गई थी। और जैसे ही वह नीचे आए, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि उसे वक्त नीचे हॉल में उसके मामा मामी आए हुए थे और वह नानी माँ के पैर पकड़ बैठे हुए थे। अब तो जैसे ही आस्था ने ये देखा, वह हैरान हो गई और फटाफट से वह अपने मामा मामी से जाकर मिलती है और से बोलती है, मामा मामी आप दोनों यहाँ पर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान चारों के चारों वहां आकर खड़े हो गए थे। और तब ध्रुव बोलता है, हम बताते हैं भाभी आपको क्या हुआ है। वह एक्चुअली कल रात जो कि आपने हमें देखा नहीं था, हम रश्मि दीदी के कमरे में थे। उसी वक्त नानी माँ ने मायूसी से यह बात बोली थी कि उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो ये बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और उन्हें अपने बेटे की भी बहुत याद आ रही है। ये कहते हुए नानी माँ की आंखें भर आई थी। कहीं ना कहीं नानी माँ का प्लान था कि वह एक बार अगर अपने बेटे के साथ वापस घर चली जाती है, तो वह पग फेरे की रस्म के बहाने से आस्था को भी वहां बुला लेंगी और उसके बाद वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए वहां से गांव गायब हो जाएगी। उनके गांव में तो कोई जाकर उन्हें ढूंढेगा ही नहीं, और ज्यादा करेगी तो गांव बदला लेगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस वक्त यह आइडिया आया था। इसीलिए उन्होंने आकाश, सुमित और ध्रुव आहान के सामने रोने की एक्टिंग करते हुए बोला था कि मेरे बेटे के मन में तो सिंघानिया परिवार का इतना ज्यादा खौफ बैठ गया कि उसने अपनी बुढ़ी माँ को ही घर से निकाल दिया। और दादाजी की ओर देखकर, अरे भाई साहब क्या बताऊं, बूढ़ा होने के बाद तो बच्चों की नजरों में माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। ऐसे कहते हुए नानी माँ रोने लगती है। तभी आहान ने नानी माँ को गले से लगाते हुए बोलता है, ब्यूटीफुल नानी, आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और रही बात आपके बेटे और बहू के, अब देखिएगा हम ऐसा कुछ चक्कर चलाएंगे कि वह खुद ब खुद आपको लेने के लिए आएंगे। ऐसा कहते हुए आहान कुछ सोचने लगता। और आज सुबह सुबह उठते ही वो सब के सब आस्था के मामा मामी के घर पर पहुंच चुके थे और वहां जाकर उन्होंने बंदूक सीधा आस्था के मामा के सर पर लगा दी थी। और वो बहुत ज्यादा डर गए थे और उनसे माफी मांगने लगते हैं। और तब जल्दी ही आकाश ने उन्हें इंटेंस वॉइस में समझा दिया था कि अगर माफी किसी से मंगानी है तो अपनी नानी माँ से मांगो। तब वो उनके साथ ही सिंघानिया मेंशन आ गए थे। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना, वो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। तब सीमा जी और साथ ही साथ मनोज जी दोनों के दोनों अपनी माँ यानी आस्था की नानी माँ यानी शारदा जी से माफी मांगने लगे थे और अपनी नाक रगड़ रहे थे। तब थोड़ी सी अकड़ के साथ नानी माँ ने उन दोनों को माफ कर दिया था। आखिरकार नानी माँ का ही प्लान था, भला वो अपना प्लान को खराब कैसे कर सकती थी। तभी नानी माँ मौका देखकर दादाजी से बोलती हैं, अच्छा भाई साहब मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तब दादाजी बोलते हैं, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी, बताइए ना प्लीज क्या बात है। तब नानी माँ बोलती हैं, भाई साहब हमारी बेटी की शादी की कोई भी रस्म नहीं हुई, या ना मेरी बेटी को हल्दी लगी है, ना मेहंदी लगी है, ना मेरी बेटी का संगीत हुआ है। लेकिन शादी के बाद एक पग फेरे की रस्म होती है,
अगर आपको ठीक लगे तो क्या अब मैं आस्था को भी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। अभी तो फिलहाल आस्था कॉलेज जाएगी, कॉलेज के बाद वह सीधा अपनी माँ के घर आ जाएगी। अब जैसे ही नानी माँ ने मौका देखकर यह कहा, दादाजी चौंक गए थे और बोलते हैं, लेकिन बहन जी, आपको तो पता है ना, रश्मि बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर हाँ, शायद आप भी ठीक कह रही है। आस्था बेटी के पग फेरे की रस्म भी होना बाकी है, तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए आस्था बेटी तो कॉलेज जाएगी। कॉलेज के बाद वह 2 से 4 घंटे आपके साथ वहां रह लेंगी। उसके बाद अरमान उसे लेने के लिए आ जाएगा। ये ठीक रहेगा, लेकिन एक दिन, ये 2 दिन के लिए हम आस्था बेटी को वहां नहीं छोड़ सकते हैं। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, नानी माँ अब सोच में पड़ गई थी। उन्होंने तो सोचा था कि एक रात के लिए आस्था को वह छोड़ देंगे, लेकिन नानी माँ इतनी स्वार्थी ही नहीं थी कि रश्मि को ऐसी हालत में छोड़कर वह आस्था को अपने साथ ले जाती। तब नानी माँ ने सोचा कि 2-4 दिन वह वहां रहकर अच्छे से कुछ प्लान बना लेगी, तब तक वह आस्था को यहीं रहने दे सकती है। उसके बाद किसी और बहाने से वो बुला लेंगी। तब नानी माँ बोलती हैं, नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप एक काम कीजिए, आप ये रस्म अगले हफ्ते का रख लीजिए। अगले हफ्ते दामाद जी लेने आ जाएंगे और एक रात तो कम से कम आप बेटी को वहां रहने दीजिए। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, दादाजी ने उनकी बात मान ली थी और हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है बहन जी, जैसा आपको ठीक लगता वहीं सही होगा। वही अरमान ये सारी बातें सुन चुका था और सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था और थोड़ा सा तेज बोलता है, राजेश मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अब अरमान की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया, क्योंकि सुबह का वक्त था तो किसी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तब दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अच्छा अच्छा, घर में मेहमान आए हुए हैं, चलो अच्छे से सबको नाश्ता करवाओ। इसीलिए सबके सब एक एक करके अब डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे थे। वही मनोज और सीमा दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों का वहां आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिंघानिया मेंशन देखने के बाद सीमा की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी और सोच रही थी, अगर मेरी भगोरी बेटी शादी से ना भागती तो आज ये सब कुछ उसका होता, लेकिन शायद मेरी बेटी की किस्मत में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और यहाँ देखो, कल की आई हुई ये गांव की गंवार लड़की देखो कैसे इन सब चीजों के मालकिन बन बैठी है। तब नानी माँ सीमा के एक्सप्रेशन अच्छी तरह से देख रही थी और डेविल स्माइल करते हुए बोलती हैं, अच्छा सीमा, बहुत ज्यादा सोच सोचकर अपने दिमाग को तकलीफ मत दो और चुपचाप नाश्ता खाओ। अब जल्दी ही वहां पर जो नए शेफ को दादाजी ने अपॉइंट किए थे, उन्होंने अलग अलग तरह के कितना सारा नाश्ता वहां लगा दिया था, जिसे देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। क्योंकि जब से आस्था ने घर में पराठे, बिरयानी, पनीर के पराठे, कचौरी, आलू की पूरी की सब्जी, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के टेस्टी खाने बनाने शुरू किए थे, तब से दादाजी ने इस तरह के शेफ अपॉइंट किए थे जो हर रोज अभी इसी तरह का खाना वहां बनाने लगे थे। और सबको अब वह खाना पसंद भी आने लगा था, लेकिन आस्था के हाथ के बने खाने की बात ही कुछ अलग थी। जल्दी ही बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में खाना खाया जाने लगा था, लेकिन आस्था जो कि पूरी रात नहीं सोई थी, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी और अरमान, जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आस्था पर थी, वो हर बार गहरी नजरों से आस्था को देख रहा था। आस्था ने एक हल्के ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसमें उसका गोरा रंग कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उसकी गर्दन के 3 इंच नीचे वाला तिल जो उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। हालांकि आस्था ने दुपट्टा कैरी किया था, लेकिन जैसे जैसे वह नींद के झोंके ले रही थी, वैसे वैसे इसका दुपट्टा हल्का फुल्का ऊपर से नीचे हो जाता है और अरमान की नजरें उसके तिल पर जाकर ठहर जाती और उसका गला सूखने लग जाता। वही आस्था को टेबल पर इस तरह से सोते हुए देखकर नानी माँ हैरान हो गई। तभी ध्रुव और आहान भी आस्था को देखने लगे थे। वही आकाश को तो पता ही था कि आस्था इसीलिए सो रही है क्योंकि उसने पूरी रात रश्मि का ख्याल रखा है, तब उसे आस्था पर तरस भी आ रहा था। तभी दादाजी बोलते हैं, आस्था बेटी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हो। आज आप कॉलेज स्किप कर सकते हैं। डोंट वरी, हम आपके प्रिंसिपल से बोलकर आपके लिए नोट्स मंगवा लेंगे। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सीमा घूरकर आस्था को देखने लगी थी। उसे तो ये पता ही नहीं था कि आस्था ने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है। इतना ही नहीं, उसका इस बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, जिसमें उसकी बेटी प्रियंका भी जा रही है। और प्रियंका केवल 2 ही दिन कॉलेज गई थी, उसके बाद वह अपनी पार्टी करने में बिजी हो गई थी। अब सीमा का मन अंदर नफरत और गुस्से से भर उठा था और सोच रही थी कि कितने बड़े लोग हैं ये, कितनी ज्यादा इनकी पावर चलती है कि खुद कॉलेज का प्रिंसिपल आस्था को नोट्स देगा। आए बड़ी कहीं की नवाबजादी हूँ।
इसका तो कुछ इंतजाम करना ही होगा। वेल, अभी फिलहाल आस्था दादाजी की बात सुनकर तुरंत आंखें खोलकर उन्हें देखने लगी और हल्की मुस्कान लाते हुए बोलती हैं, नहीं नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। वह पता नहीं क्यों हम रात सही से सो नहीं पाए, तो इसीलिए हमें बहुत नींद आ रही है। तभी दादाजी उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, हम जानते हैं बेटा कि रात भर आपने रश्मि बेटी का ख्याल रखा है, इसीलिए आपको अब नींद आ रही है, लेकिन आप चाहे तो कुछ घंटे आराम कर सकते हैं। हम कॉलेज में फ़ोन करके बोल देंगे कि आप लेट आएंगे। तभी आस्था बोलती है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी हम अभी जा रहे हैं किचन में और अपने लिए फटाफट से कड़क सी चाय बना कर लेकर आते हैं। और जब हम अपने हाथों की बनी एकदम कड़क चाय पी लेंगे ना, तो हमारी नींद यूं करके भाग जाएंगी और इतनी देर के लिए भाग जाएंगे कि हमें रात को भी नींद नहीं आएगी। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा सभी मुस्कुरा दिए थे। वही अरमान खा जाने वाली नजरों से आस्था को घूरने लगता है, क्योंकि आस्था जब से डाइनिंग टेबल पर आई थी उसने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा था। अरमान ने तो सोचा था कि वह उसे खुद से दूर करेगा तो उसे एहसास होगा कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन अब जिस तरह से आस्था उसे इग्नोर कर रही थी तो यह बात उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसीलिए थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है, दादाजी अब मैं आप ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, किसी को मेरे साथ चलना है तो भेज दीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर अरमान अब सीधा सीधा जाकर अपनी कार में बैठ गया था। वही दादाजी हैरान हो गए कि अरमान को क्या हुआ है। अगर उसे आस्था को अपने साथ कॉलेज लेकर ही जाना है तो सीधे सीधे भी तो बोल सकता है, इस तरह से पहेली क्यों बुझा रहा है। लेकिन फिलहाल वह अपने पोते के एरोगेंट बर्ताव के बारे में जानते थे कि उसके दिमाग में कब क्या चलता है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो जाकर आस्था से बोलते हैं, बेटी तुम जाओ फटाफट, अरमान तुम्हें बुला रहा है। वही सीमा जी ने अरमान का इस तरह से आस्था को बेरुखी से बोलना महसूस कर लिया था और मन ही मन में खुश हो उठी थी। और अब वो बस केवल अपने बेटी के पास जाकर उसके कान भरने वाली थी कि वह बस कुछ भी करके अरमान के दिल में अपने जगह बना ले। उसके बाद आस्था को अरमान धक्के देकर खुद घर से बाहर निकाल देगा। और वैसे भी उसकी शादी पहले प्रियंका से ही होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं अब उनका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। और वैसे भी प्रियंका ने जब से अरमान को उस पार्टी में देखा था वो उस पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी थी। घर आकर उसने इस बात का अच्छा खासा हंगामा भी किया था और अपने पिता को काफ़ी सारी बातें भी सुनाई थी कि क्या आप मुझे सही से उसकी फ़ोटो नहीं दिखा सकते थे कि वो कौन था या कौन नहीं था। लेकिन उस वक्त प्रियंका ने खुद ही अरमान को देखने से मना किया था, क्योंकि उसे वक्त उसके दिलों दिमाग में उसका बॉयफ्रेंड था जो कि अच्छा खासा अमीर भी था और दिखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन अरमान के सामने पानी कम था। वेल, आस्था की नानी माँ जो कि खुद ही अपने बेटे बहू के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रश्मि के कमरे में थोड़ा सा इमोशनल होने का ड्रामा किया था ताकि आकाश और बाकी सब उनके लिए कुछ कर सके। और उनका प्लान कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गया था। तो अब जब सीमा जी और मनोज दोनों ने ही नानी माँ के सामने खूब हाथ पैर जोड़ लिया और नानी माँ ने अच्छी तरह से उनकी क्लास ले ली, तब नानी माँ उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मनोज जी का जो घर था वह सिंघानिया साहब ने यानी कि आलोक सिंघानिया जी ने नानी माँ के नाम करवा दिया था, ताकि नानी माँ को कोई उनके घर से निकालने के बारे में 100 बार सोचे। अब तो नानी माँ अच्छी तरह से सीमा पर राज करने वाली थी। वेल, नानी माँ ने सोच लिया था कि हफ्ता भर वह वहाँ रहेगी और आस्था को बहाने से बुला लेगी और रात में किसी ना किसी तरह से आस्था को लेकर वह गायब हो जाएगी, क्योंकि अरमान के साथ आस्था अब ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से अरमान का बर्ताव आस्था के साथ था वह नानी माँ को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। पहले तो उन्हें लगा था कि कोई ना कोई भूत प्रेत का साया होगा, इसीलिए उनका दामाद इस तरह की अटपटी हरकतें करता है। लेकिन अब तो वह भरम भी उनका टूट चुका था, तो इसीलिए नानी माँ ने अपनी डिसीजन लिया कि वह अपनी पोती को हर हाल में बचाकर रहेगी और उसे लेकर हमेशा के लिए गांव चली जाएगी। वेल, अब नानी माँ ध्रुव, आहान, सुमित, साथ ही साथ आकाश उन सब से विदा लेने लगी थी, क्योंकि आस्था और अरमान तो पहले ही वहां से निकल चुके थे। आस्था जाने से पहले अपनी नानी माँ को ढेर सारा प्यार और किस किया था और बोलती है, नानी माँ हम बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे। तब नानी माँ मुस्कुरा दी थी, प्यार से गाल सहलाते हुए समझाकर कहती हैं, बस बेटा तब तक तुम रश्मि बेटी का ख्याल रखो, उसे ठीक करो, फिर फटाफट से आ जाओ। ऐसा बोलकर नानी माँ ने आस्था को कॉलेज जाने के लिए बोल दिया था और सबसे विदा लेने लगी थी। वही आहान तो पूरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि उसे नानी माँ के साथ एक अलग की तरह का अटैचमेंट हो गया था, तो इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नानी माँ के साथ ही बिताना चाहता था।
क्योंकि नानी माँ की कंपनी उन्हें बेहद पसंद आई थी, पर अब नानी माँ का यूं जाना उसे परेशान कर रहा था और वह थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था और उदास होकर बोलता है, मेरी टॉप नानी माँ, अगर आप चले जाएंगे तो हमें घर में किक कैसे मिलेगी? आप नहीं जानते, जब से आप इस घर में आए हैं इस घर में इतनी रौनक हो गई है, मैं आपको क्या बताऊं। ना ये घर घर तो था लेकिन एकदम वीरान था, लेकिन आपके आने पर ही असल मायनों में ये घर बना है। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, दादाजी नम आंखों से आहान को देखने लगे थे, क्योंकि आज पहली बार आहान, जो कि हमेशा मस्ती मजाक किया करता था, आज उसके एक अलग ही तरह की छवि यहाँ देखने को मिल रही थी और वह अपनी फीलिंग्स नानी माँ के साथ शेयर कर रहा था। वो तब नानी माँ ने आहान को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया था और सर पर हाथ फेरकर बोलती है, अरे मेरे बच्चे, तू फिक्र क्यों कर रहा है? और हम थोड़ा ही ना कोई 100-200 कोस जा रहे हैं, अरे घर पास में ही तो हैं। अगर तुम यहाँ छींकोगे ना तो तुम्हारी छींक की आवाज़ हमारे घर तक आ जाएगी। तो क्यों परेशान हो रहे हो? जब तुम्हारा मन करेगा तुम आ जाना, या फिर हम तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। मजाल किसी की कोई हमें रोक ले, अपनी छड़ी से मार मार कर उन्हें ठीक ना कर देंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने अपने रोबीले अंदाज में ये कहा, आहान रोते रोते भी मुस्कुरा दिया था और सभी हंसने लगे थे। वही सीमा उन सबकी हंसी देखकर अंदर ही अंदर जल बुनकर राख हो रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार नानी पोती ने इन लोगों पर ऐसा क्या जादू चलाया है कि इतने बड़े बड़े अमीर लोग इन दोनों दादी पोती की मुट्ठी में हो गए हैं और किस तरह से सब उनके आगे पीछे घूमने लगे हैं। उनके पास कुछ ना कुछ तो है जरूर, कहीं ना कहीं। सीमा उस वक्त नानी माँ को इस तरह से सब पर हुक्म चलाते हुए देखकर बहुत ज्यादा भून रही थी और जब से उसे ये पता चला था कि उसका घर सब कुछ नानी माँ के नाम हो गया है, तब से तो उसे नानी माँ से और ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। क्योंकि आलोकनाथ जी काफी ज्यादा तजुर्बेदार आदमी थे, तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह से नानी माँ की पोजीशन को उस घर में मजबूत करना है, जो कि उन्होंने कर दी थी। और ऊपर से मनोज जी को अपने सर पर अभी भी आकाश की ने जो उनके सर पर बंदूक तानी थी वह महसूस हो रही थी, तो वह तो आप कुछ उल्टा पुल्टा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब सबसे विदा लेने के बाद मनोज और सीमा जी नानी माँ को लेकर चले गए थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अरमान के पास जाकर कार में बैठ गई थी और एज यूजुअल एक कोना पकड़ कर बैठे हुए थी। वहीं अरमान घूरकर आस्था को देख रहता है, क्योंकि एक आस्था बड़ी खूबसूरत लग रही थी। एकदम डार्क कलर का ग्रीन अनारकली सूट, उसकी पतली पतली कमर, फुल लेंथ उसकी बाजू थी, उसका बैक थोड़ा सा डिप था लेकिन बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। अरमान की नजरें कभी आस्था के खूबसूरत लाल होठों पर जाती, साथ साथ होठों के बिल्कुल ठीक पास एक प्यारा सा छोटा सा काला तिल पर वहां उसकी नजर जाकर ठहर जाती। कभी वह आस्था के खूबसूरत से बालों को देखने लग जाता। आस्था ने मेसी बन करके अपने बालों को सेट किया था और बालों के कुछ लटे उसके खूबसूरत से गालों को चूम रही थी। अरमान का दिल बार बार आस्था को देखकर धड़क रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह अपना सारा गुस्सा और नाराजगी खत्म कर दे और अभी इसी वक्त इस लड़की को अपना बना ले। ये लड़की जो खूबसूरती की कयामत थी, भला की खूबसूरत लग रही थी। तभी अरमान का फोन बजने लगता और अरमान अपने खूबसूरत ख्वाब से बाहर आता है। फोन किसी और का नहीं बल्कि देव का था, जो कल रात वीर रायचंद के पूरे वेपन के किले को उड़ाकर आए थे। तो उसके बाद उन्होंने फार्म हाउस में जाकर आराम किया था और अब सीधे सुबह देव ने अरमान को कॉल करके सारी जानकारी दे दी थी। तब अरमान तिरछा सा मुस्कुराया था और वीर रायचंद की कॉल का वह जवाब दे चुका था। वीर रायचंद, जिसने ऐसे वक्त पर फोन किया था जब आस्था और अरमान पूरी तरह से एक होने वाले थे, लेकिन अब अरमान ने वीर रायचंद से सूद समेत बदला ले लिया था। तब अरमान ने देव से बोलता है कि वह फार्म हाउस आ रहा है, सो उसका इंतजार करें। तब देव ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर फोन रख दिया था। वो सब फार्म हाउस पर ही हर तरह की बात किया करते थे, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में दादाजी रहते थे, तो ज्यादातर वो अपनी प्रोफेशनल मीटिंग्स हमेशा फार्म हाउस पर ही क्या करते थे। फार्म हाउस जो कि सबसे सेफ जगह थी, तो इसीलिए वह लोग किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया करते थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अब मन में ये सोच रही थी कि आज इन खडूस कुमार को हो गया है, जब भी हम कार में बैठते हैं तब तो हमेशा ही अब हमें उठाकर अपने गोद में बिठा लेता है, पर आज तो देखो हमें सिर्फ और सिर्फ तिरछा तिरछा घूर रहे हैं, ना हमसे प्यार से कुछ बोल रहे हैं और ना ही हमारे साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आस्था को अरमान का चुमना, उसे किस करना जबरदस्ती ही सही अब सब पसंद आने लगा था। लेकिन जब से अरमान ने आस्था को रियलाइजेशन कराने के लिए उससे दूरी बनाई थी, तब से आस्था को ये बात बहुत बुरी लग रही थी। वह अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रही थी।
लेकिन उसका दिल बार बार चाह रहा था अंडस्को कि वह अरमान की गोद में अभी और इसी वक्त जाकर बैठ जाए और एक बार फिर अरमान के क्यूट से दिखने वाले होठों पर अपने होंठ रख दे। तभी आस्था ने अपनी सोच को झटका और खुद को डांटते हुए बोली कि हे कान्हा जी भगवान, हम ये क्या सोचने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें इस तरह के घटिया बातें अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कान्हा जी भगवान जी हमसे नाराज हो जाए। और ये राक्षस जी, यह तो वैसे ही इतना ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं अगर इन्हें बात के बारे में पता चला कि हम उनके बारे में कितने गंदे गंदे बातें सोच रहे हैं, तो ना जाने ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और वैसे भी यह तो बोलते रहते हैं कि हम इन्हें हर बार अपनी और आकर्षित करते हैं। कहीं ना कहीं सोचते हुए आस्था ने अब आड़े टेढ़े मुंह बना लिया था। आस्था को मुंह बनाते हुए अरमान ने देख लिया। मन ही मन वह सोचने लगा कि इस लड़की को तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, तो यह इस तरह से मुंह क्यों बना रही है। फिलहाल ड्राइवर की आवाज़ आई थी कि साहब जी कॉलेज आ गया है। आस्था को कॉलेज से थोड़ी सी पहले छोड़ा जाता था ताकि कोई भी ये को याद था जिस कार से चल रही है उसे देख ले, क्योंकि यह दादाजी का सख्त इंस्ट्रक्शन था कि आस्था की पहचान जितनी गुप्त रहेगी उतनी ज़्यादा ही वह सेफ रहेगी। क्योंकि अरमान के दुश्मन किन किन वेश में कहाँ थे ये किसी को कोई आइडिया नहीं था। आस्था एक नज़र कार से उतरते वक्त अरमान की ओर देखा था कि शायद अरमान उसे कुछ बोलेगा, लेकिन अरमान बेहद सपाट चेहरा लिए ड्राइवर से बोलता है, ड्राइवर जल्दी करो। अब जल्दी ही अरमान की गाड़ी उसकी आंखों के सामने से जाने लगती है और आस्था की आंखें भर आई थी। तभी अरमान ने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वो आस्था के आसपास रहे और उसे इस बात के बारे में कोई भनक ना लगे, पर याद रखना कोई भी उसके आसपास नहीं भटकना चाहिए। अरमान की बात मानते हुए सभी गार्ड्स एक्टिव हो गए थे। वह जल्दी ही आस्था कॉलेज के अंदर चली गई थी और जैसे ही वह कॉलेज के अंदर गई तुरंत रौनक उसके सामने आ गई थी। रौनक को सामने देखकर आस्था ने उसे गले से लगा लिया था। तब रौनक झूठी नाराजगी से बोलती है, अरे यार, तुम सिर्फ एक दिन कॉलेज जाकर गायब हो गई हो, तुम्हारे तो अब दर्शन ही नहीं होते, पूरे 2 दिन बाद हुए हैं, तुम कॉलेज नहीं आ रही हो, क्या हुआ है आखिरकार, और उसे दिन भी तुम जल्दी चली गई थी। तब आस्था हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, यार वह हमने बताया था ना कि हमारी एक दीदी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से हम कॉलेज नहीं आ पाए क्योंकि हम उनका ध्यान रखना चाहते थे। तभी रौनक बोलती है, अरे हो सॉरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी दीदी के बारे में सुनकर, लेकिन अब कैसी है तुम्हारी दीदी की तबीयत। तब आस्था बोलती है कि उनकी तबीयत अब ठीक है। तब रौनक थोड़ी सी उदास सी थी। तब आस्था उसकी ओर देखकर बोलने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो रही हो। तब रौनक बोलती है, वह एक चुईली जैसी दीदी की तुम बात कर रही हो, ऐसी हमारी भी एक दीदी है, उन्होंने हमारा बचपन से बहुत ख्याल रखा है। हालांकि हमारा उनसे कोई सगा रिश्ता नहीं है, लेकिन वह हमारे लिए सगों से भी बढ़कर है। लेकिन पता नहीं पिछले 15 दिन हो गए, अब कहाँ बिजी है, वह कहाँ नहीं है, उनका अभी तक हमें कोई कॉल भी नहीं आया है, जबकि हफ्ते में 2 बार वह हमें फ़ोन करती हैं, लेकिन इस बार पूरे 15 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। तब आस्था हैरान से और बोलती है, तो तुमने उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। तब रौनक बोलती है, वह एक्चुअली वो जहाँ काम करते हैं वहाँ का एड्रेस हमारे पास नहीं है और ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की, क्योंकि एक तो उन्होंने हमारे लिए वैसे इतना कुछ किया है, तो बेकार में हम उनके काम की जगह पर जाकर किसी तरह उनकी कोई मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहते थे। वेल, अभी वह दोनों आपस में बात करते करते जल्दी ही क्लासरूम में जाकर बैठ गई थी और अभी क्लासेस शुरू हुए केवल 20 मिनट ही हुए थे कि तभी एक पियून वहां आया था और आकर बोलता है कि आप सबको 20 मिनट के लिए ब्रेक है। तब सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी उसे पियून ने आगे कहना शुरू कर दिया था, वह एक्चुअली प्रिंसिपल साहब कुछ देर में अपने की स्पेशल पर्सन के साथ यहाँ आने वाले हैं, तो वही आगे की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसीलिए सर ने बोला है कि उनसे मिलने से पहले आप सब अपना थोड़ा थोड़ा वार्म अप कर लीजिए और उसके बाद आप उनसे मिलिएगा। अब जैसे ही सबने ये सुना सब हैरान थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के और देख रहे थे। वह ज़्यादा देर ना करते हुए अब आस्था जैसे ही अपनी क्लास से बाहर निकली, रौनक तुरंत उसके सामने आ गई थी। तब आस्था हैरानी से रौनक को देखकर बोलती है, तुम कहाँ थी, तुम तो आज क्लास में भी नहीं थी। रौनक सेकंड ईयर में थी और आस्था फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लास है एक ही साथ लगती थी। तब रौनक आस्था को देखकर बोलती है, वो एक्चुअली यार मेरा आज कोई क्लास अटेंड करने का मूड नहीं था, लेकिन ये क्या हुआ, जल्दी क्लासेस क्यों छूट गई। तभी आस्था ने रौनक की ओर देखकर बोलती है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन 20 मिनट के लिए वार्म अप के लिए कहा गया है कि 20 मिनट तक सभी अपना अपना वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद प्रिंसिपल किसी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आस्था की बात सुनकर रौनक बोलती है, देखा जाएगा कौन है, 20 मिनट बाद मैं भी क्लास ज्वाइन कर लूंगी।
और फिर दोनों थोड़ी बहुत देर इधर उधर टहलकर और एक बार फिर 20 मिनट बाद जाकर क्लास में बैठ गई थी। ठीक उसी वक्त रौनक, आस्था दोनों साथ में ही बैठी थी, क्योंकि दो दो क्लासेस को एक साथ क्लासेस दी जाती थी। वो कुछ ही देर हुई थी कि तभी प्रिंसिपल वहां आए थे और बोलते हैं, सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को आज एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाना है। वह कोई और नहीं बल्कि हमारे एक नए प्रोफेसर है, जो आप लोगों को स्पेशल 1 घंटा की क्लास दिया करेंगे। और वह केवल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को ही क्लासेस देंगे, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का एक साथ बैठना जरूरी है। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह केवल 1 घंटा के पढ़ने के लिए ही कॉलेज में आया करेंगे। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर के ही नहीं बल्कि देश के मशहूर बिजनेसमैन हैं, मिस्टर अबीर सिंह राठौड़। अब जैसे ही सब ने अबीर सिंह राठौड़ का नाम सुना, सब हैरान हो चुके थे। लेकिन जल्दी ही अबीर सिंह राठौड़ उनके सबके सामने अपने पावरफुल ऑरा के साथ मौजूद था। अबीर सिंह राठौड़ कितने ही सारे अस्पताल के साथ ट्रस्ट वगैरह में काम किया करता था, तो उसका एक अलग ही तरह का नाम था। तो सभी लोग कहीं ना कहीं अबीर सिंह राठौड़ को जानते थे। लेकिन जैसे ही अबीर सिंह राठौड़ क्लास में आया, सबकी नजरें जाकर उसे पर जम गई थी। एकदम किलर लुक के साथ अबीर सिंह राठौड़ वहां खड़ा हुआ था, और अपनी ब्लैक शेड्स के पीछे से अगर वह किसी को देख रहा था तो वह सिर्फ और सिर्फ आस्था थी। आस्था पर जाकर उसकी नजरें ठहर गई थी। वह कभी एक बार फिर आस्था के होठों को देखने लगता है, तो कभी उसकी आंखों को देखने लगा था। वही आस्था ने जैसे ही अबीर सिंह राठौड़ को देखा तो उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। वह भला इतनी आसानी से अबीर सिंह राठौड़ को कैसे भूल सकती थी। अबीर सिंह राठौड़ वही था जिसने इसकी आंखों के सामने अपने ड्राइवर को गोली मार दी थी। ये बात आस्था कैसे भूल सकती थी। अचानक से ही आस्था की आवाज़ वहां आने लगी थी, और वह बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर वो अबीर को देखने लगती हैं, और उसके ठीक बराबर में से दौड़ कर जाने लगी थी। लेकिन तुरंत अबीर ने उसका हाथ पकड़ा था और बोलता है, हेलो मिस, क्या हुआ आपको? आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? जाए और जाकर सीट पर बैठे। याद रखना, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का प्रोफेसर हूँ, तो मेरी क्लास में कोई भी बच्चा किसी तरह की कोई शैतानी करेगा तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और एक और बात, जितने भी लोग आज इस क्लास में मौजूद हैं, मुझे टोटली उतने ही लोग चाहिए, याद रखना। अगर किसी ने भी क्लास मिस करने की कोशिश की तो मेरे आदमी उसे क्लास अटेंड करने के लिए घर से उठा कर ले आएंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा एक एक मिनट कितना ज़्यादा कीमती है, और अगर मैं पूरा 1 घंटा अपना यहाँ दे रहा हूँ तो मुझे आप सबका फुल अटेंशन चाहिए। अब जैसे ही अबीर सिंह राठौड़ ने आस्था की और देखते हुए ये सारी बातें बताई, सब पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। और अगले ही पल अबीर सिंह राठौड़ का जन्मदिन मदार जोरदार भाषण सुनकर पूरी क्लास में तालियां बजने लगी थी। वही आस्था की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी, क्योंकि अबीर तिरछी सी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। अबीर तो उस वक्त डेस्परेटली उसके होठों को चूमना चाहता था, क्योंकि उस वक्त आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। और आस्था के नेक के नीचे जो तिल था वह भी अबीर ने देख लिया था, और अभी का गला पूरी तरह से सूख रहा था। तभी रौनक तुरंत आस्था के पास आई और अबीर से उसका हाथ छुड़ाकर बोलती है, प्रोफेसर साहब, ये क्या बदतमीजी है, आपने आते ही मेरी फ्रेंड को डरा दिया। आखिरकार आप करना क्या चाह रहे हैं? अब जैसे ही रौनक ने थोड़ा सा रूड वॉइस में ये बातें बोली, अबीर ने अपना सर झटक कर रौनक को देखने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसके और उसकी बटरफ्लाई के बीच में कोई भी आए। तभी प्रिंसिपल साहब के माथे से भी पसीना आ गया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ ने आस्था सिंघानिया का हाथ पकड़ा था, और प्रिंसिपल साहब ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि आस्था आखिरकार है कौन। तभी प्रिंसिपल साहब ने तुरंत आस्था को पीछे करते हुए कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, आप प्लीज नाराज मत हो, ये बच्ची हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं, और यह मिस आस्था मल्होत्रा है, ये न्यू स्टूडेंट है तो इसीलिए थोड़ा सा घबरा गई होगी। जी हाँ, दादाजी ने आस्था सिंघानिया का नाम भले ही वहां पर रजिस्टर करवाया था, लेकिन मैं आस्था को एक सरनेम देने के लिए उन्होंने उसके मामा जी का सरनेम यूज किया था, ताकि आस्था के बारे में किसी को पता ना चले। आस्था का रियल सरनेम क्या है ये तो आज तक किसी को नहीं पता। जैसे ही प्रिंसिपल ने आस्था का इंट्रोडक्शन अबीर को दिया, अबीर ने तुरंत आस्था हाथ छोड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अरे अरे सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वह एक्चुअली मेरा इरादा किसी को भी डराने का नहीं था, और वैसे भी क्या मैं इतना बुरा और खड़ूस दिखाई देता हूँ क्या गर्ल्स? अब जैसे ही अबीर ने थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए इस तरह की बातें उसे की सभी लड़कियां जोरों से हंसने लगी थी, और एक कहने लगती, सर यू आर सो हॉट सर, अगर आप रोज क्लास पढ़ाएंगे तो मेरी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। आई प्रॉमिस, यू आर लुकिंग सो हैंडसम।
अबीर सिंह राठौर बड़ा ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन आस्था की हालत अबीर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रौनक समझा बुझा कर आस्था को एक बार फिर सीट पर ले आई थी, और अगले ही पल प्रिंसिपल ने बोलते हैं, देखिए मैं जानता हूं कि एकदम से यह चेंज आया है, इससे आप सब लोग थोड़ा सा घबरा गए होंगे, लेकिन आपको घबराने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अबीर साहब, बस केवल कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ही कुछ स्पेशल क्लासेस के थ्रू ही आप लोगों को समझाएंगे। एक्चुअली इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अहमदाबाद के अंदर, तो जो भी स्टूडेंट इन्हें पसंद आएंगे अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए, तो हो सकता है कि अपने हॉस्पिटल में उन्हें काम करने का चांस दे इनका हॉस्पिटल नंबर 1 हॉस्पिटल अहमदाबाद का। अब जैसे ही प्रिंसिपल ने ये कहा, सभी छात्रों की आंखों में चमक आ गई थी। हर कोई चाहता था कि वह एक बार अच्छे से अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर एक बहुत बड़े अस्पताल में अपने इंटर्नशिप करें या फिर कोई जॉब करें, तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और आबिर को वेलकम करने लगे थे। अभी अबीर से मिलकर काफ़ी खुश था, लेकिन स्पेशली वह जिससे मिलने के लिए आया था वह तो घबरा रही थी, तो ये बात अबीर को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। वेल वहीं दूसरी और अरमान सीधा अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, और वहां जाकर उसे सारी डिटेल्स मिल चुकी थी कि किस तरह से उसके आदमियों ने, यानी कि मरिया, टाइगर और देव ने मिलकर किस तरह से पुरी के पूरे वीर रायचंद के वेपन बनाने वाले किले का ही सफाया कर दिया। तो वह काफ़ी खुश हुआ था। अगले ही पल उसने देव को इशारा किया, और अरमान का इशारा पाकर देव ने सीधा वीर रायचंद को फ़ोन मिला दिया था। तब अरमान वीर रायचंद का फ़ोन मिलाने पर जैसे ही अरमान ने उसे हेलो बोला, उधर से भी वीर रायचंद गुस्से से दहाड़ते तिलमिला कर बोलता है, तुमने मुझे बर्बाद किया है ना, मुझे तुमने ही मेरा वेपन बनाने वाला पूरा का पूरा किला उड़ाया है ना, तो देखना अरमान सिंघानिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। ऐसा बोलकर वीर शगुस्से से पूरी तरह से दहाड़ रहा था, लेकिन अरमान तिरछी सी हंसी हंसता हुआ बोलता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मिस्टर वीर रायचंद, अभी कहाँ बर्बाद किया है तुम्हें, अभी तो तुम्हारा वो सोने की स्मगलिंग का बिजनेस है, साथ ही साथ गैर कानूनी सामान की तस्करी, और इसके साथ साथ छोटे मासूम बच्चों की किडनी का बिजनेस, ये सभी बिजनेस भी तो बंद करवाने हैं। टम वीर दुनिया भर के इलीगल काम करता था, और उन सभी को अरमान ने अब बंद करवाने का फैसला लिया था। वह चाहता तो एक ही पल में भी वीर की जान ले सकता था, लेकिन उसका वीर रायचंद के साथ एक अलग तरह का अटैचमेंट था, जो शायद हमें आने वाले चैप्टर में पता लगने वाला है। अरमान की बातें सुनने के बाद भी वीर रायचंद गुस्से से उबल उठा था, और गुस्से से उसने अपने सामने वाली दीवार पर हाथ में पकड़ा हुआ जाम का गिलास दे मारा था, जिसके कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए थे। तभी उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और बोलती हैं, तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी माँ जिंदा है, अभी मैं देख किस तरह से उसे अरमान सिंघानिया को उसके घुटनों के पर लेकर आती हूँ। ये सोचते हुए वसुंधरा कुछ ना कुछ सोचने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर अरमान ने मारिया और टाइगर को आराम करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा मिशन कंप्लीट किया था। साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि वह अपने दोनों दोस्त दुश्मनों पर नज़र रखें कि कब कौन क्या कर रहा है, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ ने इस तरह से चक्कर चलाया था कि किसी को भी कानों कान इस बात की खबर नहीं हुई थी कि अबीर सिंह राठौड़ रात इस तरह से एक फेमस मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर कैसे बन गया। अबीर सिंह राठौड़ को नहीं पता था कि उसके पिता के बनाए हुए अस्पताल इस तरह से उसके काम आ जाएंगे। अबीर सिंह राठौड़ का इरादा पहले दिन तो आस्था से केवल ऐसे ही मिलने का था, लेकिन वह आस्था को न केवल मिलना चाहता था, बल्कि उसके अंदर से अपना खौफ भी निकालना चाहता था, क्योंकि आस्था उससे बहुत डर गई है, ये बात वह जानता था। लेकिन अब जिस तरह से भरी क्लास में आस्था ने उसे देखकर पैनिक किया था, तो अबीर को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया था। अबीर ने जल्दी ही अपनी क्लास कंप्लीट की थी, और कुछ स्पेशल बातें सभी स्टूडेंट को बात कर वह केवल आस्था को देखता रहा। आस्था जब से सर झुकाकर बैठी हुई थी, उसने एक बार भी आंख उठाकर अबीर सिंह राठौर की तरफ नहीं देखा था। वही अबीर को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। वेल 1 घंटे की क्लासेस के बाद आस्था जल्दी से रौनक से बोलती है, रौनक हमने बताया था ना कि हमारी दीदी का भी एक्सीडेंट हुआ है, और हमारी भी अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें घर जाना होगा। अब रौनक के आस्था की बात सुनकर बोलती है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकती हो, अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। तब आस्था ने मना कर दिया और बोलती है, नहीं नहीं, हमारी वजह से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी आगे की क्लासेस कंटिन्यू करो, हो सके तो आप हमें नोट्स शेयर कर देना। तब आस्था की बात सुनकर रौनक ने अपना सर हाँ में हिला दिया था, और जल्दी ही आस्था अब वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ से बाहर जा पाती
किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और बिना उसे कुछ भी मौका दिए एक कॉलेज में काफ़ी दिनों से कब बंद पड़ा कमरा था वहां ले आया था। वो कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौड़ ही था। अबीर को अपने सामने देखकर आस्था की तो हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और बिना रुके उसने बोलना शुरू कर दिया। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है हमारी आस्था को कितना चटपट बोलने की आदत है। तब आस्था बोलती है, आप क्या कर रहे हैं? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें जाने दीजिए, हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। अगर हमने अभी तक ये बातें अपने घर पर नहीं बताई कि हमने एक मर्डर होते हुए देखा है, अगर हमने ये बात घर पर बता दी होती तो अब तक हमारी पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती। आप प्लीज़ हमें पढ़ने दीजिए। हमारा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब आस्था ने रोनी सी शक्ल बनाकर सारी बातें जैसे ही अबीर को बताई और अबीर मुस्कुरा कर देखता रहा, क्योंकि उसको रोना, उसका बोलना अबीर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगले ही पल अबीर हल्का आस्था की तरफ बढ़ने लगता है और आस्था पीछे हटने लगती है। इन द लास्ट दीवार पर आस्था जा लगी थी और जैसे ही आस्था बराबर में से निकल कर जाने लगी, अबीर ने दोनों साइड अपने हाथ बढ़ा दिए थे और आस्था के चेहरे को भरपूर नजरों से देखकर बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ क्लासेस देने के लिए आया हूँ, लेकिन इस बीच तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी। और रही बात उस ड्राइवर की जिसको मैंने गोली मारी थी, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ठीक है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उससे। मैंने सिर्फ उसे डराने के लिए गोली चलाई थी, क्योंकि उसने तुम लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी और अबीर सिंह राठौर इस तरह से किसी लड़की के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। जैसे ही अबीर ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई थी, क्योंकि अबीर एकदम कैजुअल और बहुत ही ज़्यादा आराम से बात कर रहा था और आस्था का डर भी अबीर के इस तरह से बोलने पर थोड़ा सा कम हो गया था। तब अबीर जल्दी ही उसकी साइड से हटता हुआ और बोला, अब आप जा सकती है। अबीर की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी और अगले पल आस्था खुद में ही सिमटती हुई सी अबीर के ठीक बराबर में से जाने लगती है। इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकल पाती, अबीर की आवाज आई, और हाँ जरा रुकिए, एक और बात। अब जैसे ही अबीर ने ये बोलता है, आस्था डरी सहमी सी मुड़ती है। आस्था अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखने लगती है। तभी अबीर बोलता है, आप बहुत खूबसूरत है। जैसे ही अबीर ने ये कहा, आस्था के गाल शर्म से लाल हो गए थे और अचानक उसने अपने गालों पर आए बालों को पीछे कर लिया था और तुरंत ही उसकी आंखों के सामने अरमान की जलती हुई आंखें, आग उगलती हुई आंखें आ गई थी। अब आस्था तो बहुत डर के मारे वो वहां से भाग गई। अबीर को लगा कि अभी तक आस्था उससे डर रही है। वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने काफी हद तक आस्था की गलतफहमी दूर कर दी थी। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आस्था उसे डरे, वह चाहता था कि आस्था उससे प्यार करे, क्योंकि वह पहली नज़र में ही आस्था से एक तरफा प्यार कर बैठा था। वही आस्था अब जल्दी ही तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाहर की ओर गई और उसने देखा कि एक गार्ड कॉलेज के गेट के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। आस्था के निकलते ही उसने उसे देख लिया था और रिस्पेक्ट से बोलता है, मैडम कार थोड़ा आगे पार्क है, आप प्लीज आप थोड़ा सा आगे चलिए। ऐसा बोलकर वह गार्ड अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगता है। अबीर अभी तक बाहर नहीं आया था, तो वह गार्ड अबीर को देख नहीं पाया था, इसीलिए आस्था जल्दी से जाकर कार में बैठ गई थी। और जैसे ही वो कार में बैठी, अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल गई थी, क्योंकि इस वक्त कार में अरमान सिंघानिया बैठा हुआ था। अरमान को वहां देखकर आस्था डर गई थी। वो तो पहले से ही अरमान की आंखें याद करके डर रही थी। अब अपने सामने उन्हीं आंखों के साथ अरमान को देखकर आस्था थर थर कांपने लगती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कैसे आए? आप तो चले गए थे ना? अरमान सिंघानिया मारिया देव और टाइगर को अपना काम सौंपने के बाद सीधा आस्था को लेने के लिए कॉलेज आ गया था, क्योंकि उसका आस्था के बिना मन नहीं लग रहा था। इसीलिए उसे वह कॉलेज आया। वह चाहता था कि आस्था खुद से उसके पास आए, खुद से उसे प्यार करे, लेकिन आस्था का ये बोलना कि वह अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, वह उसे प्यार नहीं करती है, ये बात अरमान की ईगो को हट कर गई थी। इसीलिए वो आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा था। जैसे ही अब आस्था ने वहां बैठे इस तरह से सवाल करने शुरू किया, अरमान ने अचानक उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके होठों पर झुक गया था। साथ ही साथ कार के पार्टीशन उसने ऑन कर दिए था। ड्राइवर कार चलाने लगता है और अरमान आस्था को किस करता रहा। कितनी ही देर तक आस्था को किस करने के बाद पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ वह उठता है और बोलता है, मुझसे सवाल
करने के बारे में सोचना भी मत। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम। अब आस्था पूरी तरह से घबरा गई थी और मन मन में सोचने लगी, अगर हमारा इनसे कोई भी बात पूछने का कोई मतलब नहीं है तो जब देखो हम पर अपना हक क्यों जमाते रहते हैं। जब दिल करता है तब हमारे होठों के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। ये हमारे होठों को आखिरकार समझते क्या है कि हमारे होंठ हैं प्यारे से, छोटे से, मासूम से, और जब देखो ये अरमान सिंघानिया अपना खाना समझकर खाता रहता है। वेल, आस्था अरमान को कोसने लगी थी और इसी बीच जल्दी ही सिंघानिया मेंशन आ चुका था और आस्था का मूड अब काफी खराब हो चुका था, इसीलिए वह कार से उतरकर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर आकाश रश्मि के पास बैठा हुआ था। आज रश्मि की हालत काफी ज्यादा बेटर थी, धीरे धीरे वो बोल भी रही थी। ध्रुव, आहान, साथ ही साथ दादाजी सबसे बात कर रही थी, लेकिन उसने आकाश को टोटली पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसने आकाश से किसी तरह से कोई बात नहीं की थी और ना ही वो उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसे आकाश से बहुत ज्यादा गुस्सा था और कुछ शर्मिंदगी भी थी, क्योंकि जिस रात के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था वह रात उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। भले ही उसे अस्पताल में हुए 2 से 3 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके शरीर पर लोव मार्क्स बने हुए थे। उसकी गर्दन पर, उसकी चेस्ट पर, उसके पूरे शरीर पर आकाश के प्यार की निशानी थी, जिन्हें अपने ढीले ढाले हॉस्पिटल के गाउन में रश्मि देख चुकी थी। फिलहाल रश्मि को इस तरह से इग्नोर करता हुआ देखकर आकाश का दिल बहुत दुख रहा था, जबकि वो कभी रश्मि की पीठ सहलाता, कभी उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाता ताकि वह बैठकर रश्मि आराम से कंफर्टेबल फील करे, कभी उसे टाइम टू टाइम खुद अपने हाथों से दवाई देता और रश्मि चुपचाप खा लेती, लेकिन आकाश से उसने किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। वही आकाश ने भी सोच लिया था, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे उसका ख्याल रखना होगा और उसके बाद उसे वो सीधा सीधा शादी के लिए प्रपोज करेगा और उसे उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। वहीं दूसरी ओर अरमान अब सीधा अपने कमरे में जा पहुंचा था। आस्था ने आकर सीधा खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि एक तो अबीर सिंह राठौर जो कि उसके कॉलेज में आ गया था और साथ ही साथ वह उसे सफाई दे रहा था कि उसने किसी की जान नहीं ली है। तो ये बात आस्था को थोड़ी सी अजीब भी लग रही थी और उसके बाद अरमान का कार में इस तरह का बर्ताव उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी, हमारे साथ हो क्या रहा है, बचपन से लेकर आज तक नानी माँ ने हमें हर एक, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई भी लड़का हो, उससे हमें दूर रखा है। और अब यहाँ देखो, जहाँ देखो आसपास हमारे लड़के ही लड़के नजर आ रहे हैं। एक तो इस घर में इतने सारे लड़के, केवल एक रश्मि दीदी लड़की है। नानी माँ थी हमारी, बेचारी नानी माँ भी चली गई और अब चारों तरफ लड़के लड़के लड़के। हम अब बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ इन सब लड़कों से। ऊपर से कॉलेज में प्रोफेसर जो कि मर्डर करता है और खुद को इनोसेंट बता रहा है। हमें लगता है कि हमें ये बात रश्मि दीदी को बतानी चाहिए। अब रश्मि दीदी बताएगी कि इस हालत में हमें क्या करना होगा। कहीं ना कहीं आस्था अपने दिमाग में आए बेतुके सवालों के जवाब खुद ही दे रही थी। आस्था ने अपना सर झटका दिया और सोचने लगी, अगर हम इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा सर दर्द के मारे फट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस वक्त सबसे पहले खुद को फ्रेश करें, खुद को हिम्मत दें, मोटिवेशन दें, उसके बाद ही हम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। आस्था टाइम टू टाइम खुद को मोटिवेशन देने के लिए खुद से ही बातें किया करती थी, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिला करती थी। वे जल्दी ही बाथरूम में देखा कि बाथटब के ठीक पास में 2 गिलास जूस के भरे हुए रखे हुए थे। आस्था ये देखकर पूरी तरह से चौंक गई कि यह क्या था। बाथटब के ठीक पास में 2 गिलास रखे हुए थे और जो कि काफ़ी डिलीशियस लग रहे थे और हल्के हल्का उसमें ऑरेंज कलर था। अब आस्था ने सोचा कि नहाते हुए ये जूस कौन पीता है। तब आस्था ने सोचा कि अमीर लोगों की अमीर आदत है। तब आस्था ने बिना देरी किए फटाफट से उसने अपने आप को कपड़ों से आज़ाद किया। वह केवल इनरवियर में थी और जाकर बाथटब में लेट गई थी। आस्था ने सोचा, वह क्या किसी अमीर से कम है, वह भी तो अमीर होने की एक्टिंग कर सकती है। तो इसीलिए आस्था ने फटाफट से बिल्कुल अरमान सिंघानिया की तरह ही एक जूस का ग्लास हाथ में ले लिया और एक एक सिप लेते हुए वह नहाने लगती हैं। इस वक्त आस्था पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आस्था के दिमाग में जब हद से ज़्यादा टेंशन हो जाती तो वो खुद को नॉर्मल करने के लिए वो इसी तरह की उटपटांग हरकतें किया करती थी। गांव में तो वह नानी माँ से ढोल बजवती थी और जब तक नाचती थी जब तक कि उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो जाती थी। और नानी माँ बेचारी ढोल बजा बजा के थक जाती थी,
लेकिन यहाँ तो उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कुछ उसके साथ लगा ही रहता था, तो अब इसीलिए उसने खुद को थोड़ा सा नॉर्मल और चिल करने के लिए अरमान का जो ड्रिंक बना हुआ था उसे पीना शुरू कर दिया था। हालांकि आस्था को इस बात के बारे में कोई एहसास नहीं था कि अरमान के उस ड्रिंक में ऑलरेडी थोड़ी सी अल्कोहल मिली हुई थी, और वह आस्था के शरीर में जाकर अब क्या धमाल मचाने वाली थी, इसके बारे में तो कोई अंदाजा भी नहीं सकता था। आस्था जैसे जैसे वह ड्रिंक पी रही थी, कड़वाहट से उसका मुंह भर रहा था, और वह सोच रही थी यह अरमान सिंघानिया का जूस बिल्कुल उन्हीं की तरह कितना ज़्यादा कड़वा है। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही वह दोनों गिलास जूस के खत्म कर दिए थे। और अब तो पानी में बैठने के बाद भी आस्था का शरीर गर्मी से भर उठता है और उसे बहुत गर्मी लग रही थी, और वह अपने आप ही गुनगुनाए जा रही थी, ये हमें क्या हो गया है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पानी में नहीं तैर रहे हैं बल्कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। आस्था बहुत जोरों से अपने कानों पर हाथ रखकर और बाथटब में अपने दोनों टांगों को पटक पटक कर मार कर पानी से खेलते हुए ये गाना गाए जा रही थी। वही अरमान जो कि अपने कमरे में आ गया था, बाथरूम से आई हुई अजीब वो गरीब आवाज़ों को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया, और वह सोचने लगा कि इस लड़की को क्या हुआ, ये बाथरूम के अंदर क्या कबड्डी खेल रही है, कैसी अजीब सी आवाज़ें बाथरूम से आ रही है। लेकिन उसने सोचा कि आस्था किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, वैसे भी वह एक नंबर की आफत है, कहीं उसने कोई नई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं कर दी। कहीं ना कहीं अरमान अभी यह सोच रहा था, लेकिन एक बार फिर से आस्था की जोर जोर से गाने की आवाज़ आ रही थी। अब अरमान के लिए बाहर खड़े रहना मुश्किल हो चुका था। पहले तो उसने बाथरूम के दरवाजे का गेट खटखटाया था कि कहीं वह लड़की फिर से उस पर किसी तरह का कोई इल्जाम ना लगा दे कि वह बाथरूम में ऐसे कैसे आ गया। लेकिन फिलहाल जब अंदर से आई हुई आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ गई, और ऊपर से आस्था बड़ा ही बेसुरा गा रही थी, बहुत बुरा गा रही थी, तो अरमान को और इरिटेशन भी होने लगती है, और वो ये बेसुरा गाना और नहीं सुन सकता था। इसलिए फटाफट से उसने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए दरवाज़ा खोल दिया था, और जैसे ही वो अंदर गया और उसने देखा कि आस्था बाथरूम में ही पंछी बनकर उड़ रही है, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। लेकिन आस्था उस वक्त केवल इनरविया में थी और अपने हाथों को पानी में जोरों से देकर मार रही थी, साथ ही साथ टांगों को जोरों से देकर पानी में मार रही थी। वो उस वक्त ऐसा फील कर रही थी मानो कि वह आसमान में उड़ रही हों, और इसी तरह से वह बार बार अपने मुंह से वह पर थोड़ा सा तेज आवाज में गाना गुनगुनाए जा रही थी। अब अरमान की आंखें ये देखकर पूरी तरह से फैल गई थी, क्योंकि आस्था ने पूरे बाथरूम का थोड़ी सी ही देर में काबाड़ खाना बना दिया था। पूरी जगह पानी पानी फैल चुका था। पूरे बाथटब के आसपास वाले एरिया में बाथरूम की दीवारों पर, मिरर पर, हर जगह आस्था के छपक 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 करने से पानी फैल चुका था। अब अरमान चिढ़कर लाल सुर्ख आंखों के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब गया और उसने ये देखा कि आस्था ने उस वक्त कुछ नहीं पहना था, केवल वह इनरवियर में उसके सामने थी। आस्था की खूबसूरत गोरी गोरी पतली पतली और बड़ी ही ब्यूटीफुल सी टांगे उसकी आंखों के सामने थी, और उसका पेट, उसके बाद उसकी पतली सी कमर, साथ ही साथ उसका खूबसूरत से उभरे हुए अंग जो कि उसका खूबसूरत से उभरे हुए अंग जो कि उसके इनरवियर में से ही उसे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे थे। अब तो अरमान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और वो मन में सोचने लगता है, मैंने तो सोचा था कि ये लड़की खुद ब खुद चलकर मेरे पास आएगी, लेकिन इसने ये क्या कर दिया। अरमान के होश खराब हो रहे थे आस्था को इस तरह से देखकर। वो सोच रहा था, ये इस तरह से यहाँ क्या कर रही है, और ये इतना शोरगुल और ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी अरमान की नज़र अपने ठीक बराबर में जो उसने अपने लिए पैक बनाकर रखे हुए थे, जिन्हें वह पीने वाला था, लेकिन उस वक्त आस्था को देखने की जल्दी में वह बिना पिए सुबह ऐसे ही निकल गया था। लेकिन उसने केवल एक दो सिप ही उसमें से ली थी, क्योंकि अरमान जब थोड़ा सा स्ट्रेस होता था तब अरमान नहाते वक्त बाथटब में बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक किया करता था। लेकिन आस्था उस वक्त उसके दिलों दिमाग पर छाई हुई थी, तो इसीलिए वह उस ड्रिंक को पूरा फिनिश किए बिना बाथरूम से बाहर निकल चुका था। अब अरमान समझ चुका था कि जरूर आस्था ने उसकी ड्रिंक पी ली है, तभी तो वो इस तरह की हरकत कर रही है। तभी आस्था ने जैसे ही अरमान को अपने सामने देखा, फटाफट से उसने पानी के छींटे उसके मुंह पर फेंकने शुरू कर दिया था। अब अरमान ये देखकर एक पल को इरिटेट हो गया था, साथ साथ गुस्से से भर उठा था। लेकिन उस वक्त आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसको ऐसे करते हुए देखकर अपने आप ही अचानक अरमान के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी।
और अरमान को हंसता हुआ देखकर आस्था एक बार फिर अपना गाना आगे कंप्लीट करना शुरू कर दिया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। अब जैसे ही आस्था ने गाना गाना शुरू किया, अरमान पूरी तरह से उसका गाना सुनकर पक चुका था। उसमें आगे हिम्मत नहीं थी कि वह आस्था का इससे आगे और गाना सुन सके या उसके गाने की बेसुरी आवाज़ को वह बर्दाश्त कर सके। हालांकि आस्था नॉर्मल अगर गाना गाती थी तो बड़ा ही खूबसूरत गाती थी, लेकिन फिलहाल वो ड्रंक थी और ड्रंक में उल्टा सीधा वो बड़बड़ा रही थी, बेसुरा सा गाना गा रही थी जिसे सुनना अरमान के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और उसे चुप करने के लिए अरमान इरिटेशन में तुरंत अरमान बाथटब में चला गया था। और वहां जाकर उसने सबसे पहले आस्था के हाथ पैरों को जो वो ऊपर नीचे उछाल रही थी उन्हें उछलवाना बंद किया। और आस्था के गाने को चुप करने के लिए अचानक उसने अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया था। अब तो आस्था से चुप हो ही गई थी, लेकिन वह उम्म में की आवाजें निकाल, क्योंकि आस्था को अभी और गाना गाना था, लेकिन अरमान उसका और बेसुरा गाना सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। और जल्दी, क्योंकि बाथटब पूरा भर चुका था, तो अरमान ने बाथटब का पानी निकालने के लिए उसने उसका पाइप निकाल दिया था और पूरे बाथटब का पानी निकल गया था। और जैसे ही अरमान ने आस्था की और अपनी सिचुएशन देखी तो उसकी हालत बहुत खराब होने लगी थी। लेकिन वह बिना मर्जी के आस्था के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, और इसीलिए वो बाथटब से निकलता है और आस्था की ओर देखकर बोलता है, फटाफट से नहाकर बाहर आ जाओ, समझी तुम? और इस तरह की कोई घटिया हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर अरमान जाने लगा, लेकिन अगले ही पल आस्था ने अरमान का हाथ पकड़ लिया और झूमते हुए बोलती हैं, ये क्या, आप जब देखो हमें डांटते रहते हैं, आखिरकार आप हमें समझते क्या हैं? हमारा नाम आस्था है, आस्था। और आप जानते हैं, आज तक हमसे गांव में किसी ने भी पंगा नहीं लिया है, और आप जब देखो हमें डांटते रहते हैं। और ये मत करो आस्था, वो मत करो, उससे मत मिलो, उस मत बात करो, जब देखो हमारे आगे पीछे इस तरह से रोकते टोकते रहते हो। अब जैसे ही आस्था ने बाथटब में खड़े होकर अपनी कमर के पर हाथ रखकर अरमान की नकल उतारनी शुरू की, अरमान उसे देखता रहता है। एक पल को आस्था उसे बड़ी ही प्यारी लग रही थी, और वो आस्था को वह पल अपनी आंखों से स्कैन करने लगा था। आस्था उस वक्त एकदम कयामत लग रही थी। तभी आस्था ने अरमान की ओर देखती है और चिढ़ते हुए बोलती हैं, आपने बाथटब पानी भी सारा निकाल दिया, हम कितने मज़े से आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन आपने हमारा उड़ना भी बंद करवा दिया। आप बहुत गंदे हैं, बहुत बहुत गंदे, हमें चैन से उड़ने भी नहीं देते, ना चैन से हमें खाने देते हैं, ना पीने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। आखिरकार हम करें तो करें क्या? ऐसा बोलकर आस्था मुंह बनाकर अपने पैरों को फोल्ड करके बाथटब में ही बैठ गई थी, बिल्कुल ऐसे मानो कि वह अपने बेड पर बैठी हुई हो जबकि वह बाथटब बैठी हुई थी। तब अरमान बोलता है, देखो अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। तब आस्था बोलती हैं, क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या कर लेंगे? जब देखो हम पर ऑर्डर झाड़ते रहते हैं, ऑर्डर झाड़ते रहते हैं, देखना एक दिन हम आपको छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे और आपके हाथ भी नहीं आएंगे। अब जैसे ही आस्था ने नशे में ये वाली लाइन बोली कि देखना एक दिन हम आपको छोड़कर भाग जाएंगे, अब अरमान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि अरमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन आस्था के मुंह से इस तरह की लाइन की उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि आस्था नशे हालत में ऐसा कुछ कह देगी, और ना जाने आस्था का ऐसा कहना उसके अतीत के किन जख्मों को कुरेद रहा था। अचानक अरमान की आंखें जरूरत से ज्यादा लाल हो चुकी थी और वह तुरंत बाथटब में आ गया और एक बार फिर उसने बाथटब में पानी भरना शुरू कर दिया था। अरमान का बाथटब इतना बड़ा था जितना एक छोटा सा स्विमिंग पूल आराम से आस्था और अरमान उस बाथटब के अंदर थे। तब अरमान उसके पास जाकर उसके बालों को कसकर पकड़ कर उसके होठों की ओर देखता हुआ बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर जाओगी, मुझे छोड़कर भागोगी? हाँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। अरमान सिंघानिया को छोड़कर जाने की बात करने के लिए अब अरमान सिंघानिया तुम्हें क्या सजा देगा? आस्था को तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि आखिरकार वह ड्रंक हालत में क्या कह रही है, लेकिन अरमान उस वक्त अपने एक जख्म की वजह से आस्था को तकलीफ देने लगता है और उसने बेदर्दी से आस्था के होठों को न केवल चूमना बल्कि काटना भी शुरू कर दिया था। आस्था के होठों पर एक ही बाइट से खून निकलना शुरू हो चुका था और अरमान उसे भी अपने होठों को लगाकर पी रहा था। कभी वो उसके गालों को चूम रहा था, कभी उसके गर्दन को चूम रहा था। अब अरमान एकदम से ही वशी सा बन गया था, ना जाने ऐसा
कौन सा गुस्सा था, कौन सी फ्रस्ट्रेशन थी जो वो आज आस्था के मासूम और खूबसूरत से नाजुक से वजूद पर निकाल रहा था। अरमान के इस तरह जबरदस्ती करने पर प्यार तो दूर से दूर तक नजर नहीं आ रहा था, बस किसी न किसी बात का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही उसमें नजर आ रहा था। उसने जल्दी ही आस्था को बाथटब में लिटा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। उसने उसके पहने हुए इनरवियर्स भी निकाल दिया और खुद को भी अपने कपड़ों से आज़ाद कर दिया था। और अब आस्था की दर्द भरी सिसकियां पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। अरमान कितने ही घंटे तक आस्था के बेजान वजूद पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकलता रहा था। वही आस्था ज़्यादा देर अरमान का इतना टॉर्चर अपने जिस्म पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह ना जाने कब की बेहोश हो चुकी थी और उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो होना भी शुरू हो गया था। अरमान इतने तक ही नहीं रुकता है, आस्था के बेहोश होने पर भी वह अपनी मनमर्जी करता रहता है। और जब 2.5 से 3 घंटे बाद अरमान थोड़ा थोड़ा अपने सेंस में वापस आया और उसने आस्था के चेहरे को देखा, आस्था पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर अरमान ने खुद को देखा कि उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि उस वक्त बाथरूम का पूरा फर्श एकदम लाल हो रखा था, आस्था का काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो हुआ था। अब अरमान ये देखकर घबरा गया क्योंकि उसने अनजाने में ही, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को बेहद तकलीफ दे दी थी। अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपने गुस्से में, अपने जख्म में वह ये नहीं देख पाया कि इस वक्त वह कहाँ है और क्या कर रहा है। अपना थोड़ा सा होश में आते ही उसने फटाफट से आस्था को गोद में उठाया और उसे अच्छी तरह से क्लीन करके उसने कपड़े पहना दिए थे और फिर उसे वह बाहर लेकर आ गया था। वह समझ चुका था कि आस्था अब इस वक्त शॉक्ड और डर के मारे बेहोश हो गई है। इसीलिए अरमान ने देरी ना करते हुए अपने पास ही रखे हुए कुछ मेडिसिन उसके मुंह में डाल दिए थे और खुद आस्था के कमरे के सारे लाइट्स ऑफ करके जिम रूम में चला गया था और जाकर उसने अपने आप को वहां टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, आज अरमान ने खुद को काफ़ी देर तक लहूलुहान कर किया था। कितनी ही देर तक उसकी आंखों के सामने आस्था का चेहरा नजर आ रहा था, किस तरह से आस्था बेहोश हो गई थी और किस तरह से वह घबरा गया और आस्था का कितना ज़्यादा ब्लड उस वक्त बाथरूम में था। अरमान गुस्से से खुद को ही मारे जा रहा था और बोल रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं नहीं, कभी नहीं। ये बोलते हुए अरमान बार बार खुद को हट कर रहा था। अरमान ने खुद को इतना ज़्यादा हट कर लिया कि उसके बाद उसकी खुद की ही हिम्मत नहीं हुई कि वह जिम रूम से जाकर अपने सिक्योरिटी या फ़ोन करके किसी को बुला सकें या कोई उसे डॉक्टर के पास लेकर जा सकें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अरमान सिंघानिया भी बेहोश होकर अपने ही जिम रूम में गिर चुका था। वही आस्था को अरमान ने दवाइयाँ दी थी, उसे उसमें एक पेन किलर साथ ही साथ आस्था को थोड़ी देर नींद में रखने की और उसे दर्द से राहत देने की दवाई थी। उसकी बेहोशी भी उससे खत्म हो जाने वाली थी, क्योंकि जब आस्था बेहोश हुई थी तब से उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ ऐसी मेडिसिन अपने पास रखवा ली थी ताकि उसे अगर ज़रूरत पड़े तो आस्था को हॉस्पिटल ना लेकर जाना पड़े और वो यही पर उसका इलाज कर सकें। इसीलिए उसने उन दवाओं का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह ज़्यादा दवाई आस्था को देना उसके सेहत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था, लेकिन फिलहाल आस्था को ठीक करने के लिए अरमान ने उसे दवाइयाँ दे दी थी। वही आकाश जिसे रश्मि बार बार इग्नोर किए जा रही थी और उसकी किसी तरह की कोई बात नहीं सुन रही थी, तो यह बात आकाश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए वह जिम रूम में गया था और जैसे ही उसने वहां खून से लथपथ सने हुए अरमान को देखा तो उसकी चीख निकल गई थी। जल्दी ही आकाश की चीख सुनकर सभी लोग जिम रूम में जमा हो गए थे। ध्रुव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि वह अरमान को इस तरह से नहीं देख सकता था। सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे और फटाफट से रश्मि के ठीक दूसरे बराबर वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया। अरमान को लेटाया गया और आकाश के इशारे पर सुमित जल्दी ही फार्म हाउस वाले डॉक्टर की टीम को वहां ले आया था, क्योंकि काफ़ी सालों से फार्म हाउस वाले डॉक्टर की टीम ही अरमान को ऐसी सिचुएशन पर हैंडल करती थी। वह अरमान की हालत देखने के बाद डॉक्टर की टीम ने डॉक्टर रश्मि को उनके कमरे में शिफ्ट करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि डॉक्टर रश्मि की तबीयत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, तो अब वह अपने कमरे में जा सकते थी। तब आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर रश्मि को अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा उसके बेडरूम में बेड पर लेटा दिया था और कुछ देर उसे देखता हुआ वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर रश्मि सो रही थी। डॉक्टर ने जल्दी ही अरमान का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था
अरमान का पूरा जिस्म इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने खुद को कितनी ज़्यादा दर्द और कितना ज़्यादा तकलीफ दी है। दादाजी, ध्रुव, आहान, आकाश, सुमित सभी के सभी उस मिनी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर बस अरमान के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। दादाजी ये बात बचपन से जानते थे कि अरमान को जब भी कोई गलती कर देता था या उसका दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाया करता था तो इसी तरह से वह खुद को टॉर्चर किया करता था। हालांकि अरमान दादाजी की सेहत की वजह से अरमान खुद को टॉर्चर सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस पर किया करता था, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने घर में कितने सालों के बाद खुद को टॉर्चर किया था। तो दादाजी का दिल कतरा कतरा हो गया था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव आहन भी दादाजी को इस हालत में देखकर काफी हद तक परेशान थे। सबके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख छाया हुआ था। सबके सब अरमान के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, जिसको सोते हुए तकरीबन 10 से 12 घंटे हो गए थे, अब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलनी शुरू हुई थी। आस्था ने अपने आप को अपने कमरे में ही पाया था, उसका सर घूम रहा था। तब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलनी शुरू हुई। आस्था ने अपने आप को अपने कमरे में ही पाया था, उसका सर पूरी तरह से घूम रहा था और उसका गला भी बेहद सूख रहा था। हालांकि साइड टेबल पर एक पानी का गिलास रखा हुआ था। आस्था ने सबसे पहले जैसे तैसे उसने ग्लास उठाने की कोशिश की, उसके हाथ में बेहद दर्द हो रहा था। फिर भी उसने ग्लास उठाया, उसके बाद पानी को अपने होठों से लगा दिया। इस वक्त आस्था के लिप्स बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे, साथ ही साथ उसके हाथ भी कपकपा रहे थे। कुछ देर अच्छी तरह से होश में आने के बाद आस्था ने अब खुद को नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। कल नशे की हालत में आस्था उस वक्त ड्रग थी, तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन उसका सर, उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा दर्द में था। अपने सर पर हाथ रखकर आस्था बोलती है, हमारा सर इतना क्यों दुख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कितने सारे लोगों ने हमें मिलकर मारा हो। क्या हो गया है हमें? तभी उसने बेड से उठने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पूरा शरीर, उसका पेट, साथ साथ उसके कुछ सेंसिबल पार्ट्स में अचानक बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। तुरंत ही एक चीख के साथ वापस बैठ गई और बोलने लगती है, कान्हा जी कि हमें क्या हो गया? हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं? और अब जो धुंधली धुंधली तस्वीर थी वह पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। आस्था के साथ बाथरूम में जो कुछ हुआ था और अरमान में किस तरह की हैवानियत उसके साथ की थी, वो सारी उसकी आंखों के सामने आ चुकी थी। अब तो आस्था की आंखें दर्द से भर उठती है। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान सिंघानिया उसके साथ इस तरह से उसे फोर्स करेगा, उसके साथ जबरदस्ती करेगा। अरमान ने अपनी सारी हद पार कर दी थी। आस्था का दिल अब नफरत से भर उठा था। उसने जैसे तैसे खुद को वो घसीटते हुए वह खुद को आईने के सामने लेकर गई। उस वक्त आस्था ने एक लॉन्ग नाइटी पहन रखी थी जो अरमान ने उसे पहनाई थी। उस नाइटी को देखकर आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसने कभी इस तरह के कोई कपड़े नहीं पहने थे। वेल, नाइटी को अपने शरीर पर देखकर आस्था खुद को ही घूरे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी दुनिया, उसका सब कुछ लूट चुका हो, बर्बाद हो चुका हो। उसका पूरा जिस्म, यहाँ तक कि उसकी रूह तक सिर्फ और सिर्फ बेहिसाब दर्द था। अब जैसे ही आस्था ने उस नाइटी की जिप को खोला, वो पूरी तरह से खुद को न्यूड होकर आईने में देखने लगती है। आस्था का अपना भयानक रूप देखने के बाद दिल दहल गया था। उसके जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर काले नीले रंग के निशान मौजूद ना हो, कहीं कहीं जख्मों से तो खून में आ रहा था। आस्था पूरी तरह से एक रेप विक्टिम की तरह लग रही थी। उसके होठों के पास भी एक गहरी लेकर रंग का निशान था। आस्था का खूबसूरत नाजुक सा बदन इस वक्त बेहद बदसूरत लग रहा था। आस्था के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और उसने अचानक पास में रखा हुआ एक गमला उठाकर सीधा शीशे पर दे मारा था। आस्था ने देखा पूरा का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया था, क्योंकि आस्था अपनी ऐसी हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे उस वक्त खुद से ही बहुत डर लग रहा था। हालांकि अरमान ने उसके दर्द को कम करने के लिए बेहोशी की हालत में उसे पेन किलर दिए थे, लेकिन अब अपने निशान देखने के बाद, अपने शरीर देखने के बाद आस्था के दिल में जो दर्द हो रहा था उसकी कोई दवाई नहीं थी। वहीं दूसरी ओर आहान, ध्रुव, सुमित, आकाश सभी दादाजी को भले ही संभाल रहे थे, लेकिन उन लोगों को आस्था की बेहद जरूरत थी, क्योंकि आस्था ही थी जो दादाजी को आसानी से संभाल सकते थी। लेकिन उन्हें ये तो पता चल चुका था कि आस्था कॉलेज से घर आ गई है, लेकिन अरमान के साथ इतना कुछ हो गया तो और आस्था कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही है? आखिरकार ऐसी क्या बात है? कहीं ना कहीं तो इन चारों को ये बातें पूरी तरह से खटकने लगी थी, क्योंकि जहां तक उन्होंने आस्था को जाना था, उसका नेचर था वह तो किसी अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो सकती थी।
वह एक ऐसी लड़की थी, लेकिन आज उसका पति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। तब आस्था वहां से गायब थी। ये बात अब वह चारों ही हजम नहीं कर पा रहे थे। और तब उन्होंने ध्रुव को इशारा किया था कि वह जाकर एक बार चेक करके आए कि आस्था कहाँ है। ध्रुव अब जल्दी ही अरमान के कमरे के सामने खड़ा था, लेकिन अंदर से कमरा लॉक था। ध्रुव दरवाजा खटखटाकर थक गया था, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला था। अब तो ध्रुव के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए थे, और उसने ये बात बाकी तीनों यानी कि सुमित, साथ साथ आहान और आकाश को बताई थी। तब आकाश सोच में पड़ गया और गंभीरता से बोलता है, मुझे लगता है कि हम चारों का इस वक्त उस कमरे में जाना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करो, मारिया को फोन करो और मारिया को सीधा यहाँ बुला लो। मारिया इस वक्त फार्म हाउस पर है। हालांकि डॉक्टर की टीम फार्म हाउस पर से ही आई थी, लेकिन मारिया और टाइगर को ये नहीं पता था अंडरस्को कि ये टीम इस वक्त किसके लिए जा रही है। उन लोगों को तो यही पता था कि रश्मि इंजर्ड है, इसीलिए वह डॉक्टरों की टीम रश्मि को चेक करने के लिए जा रही है। लेकिन अब आकाश के कहने पर जल्दी ही ध्रुव ने मारिया और टाइगर को फोन कर दिया था और तुरंत उन्हें सिंघानिया मेंशन बुलाया गया था। मारिया टाइगर देव के साथ सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। अब दोनों के चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे, लेकिन टाइगर को जैसे ही यह पता चला कि उनकी किंग की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, तब उसके माथे पर बल पड़ गए थे। क्योंकि वह तो ये भी नहीं चाहता था अंडरस्को की अरमान के ऊपर एक मक्खी भी बैठे, और अरमान की ऐसी हालत देखकर टाइगर खुद में ही उबल रहा था। इस वक्त उसका खून पूरी तरह से खोल रहा था, क्योंकि वो अरमान की ऐसी कंडीशन में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वेल तब आकाश ने मारिया को अपने पास बुलाया था। बोलता है कि उसे जाकर एक बार आस्था को देखना चाहिए कि आस्था कहाँ है, क्योंकि वह अपने तो कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। मारिया अच्छी तरह से जानती थी कि अगर किंग अपने आप को इस तरह से हट किया करता था तो जरूर उससे कुछ ना कुछ दर्द में होता था, या फिर कुछ ना कुछ उन्होंने कोई मिस्टेक होती थी, तो जिसका भार वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था और खुद को ही तकलीफ दिया करता था। तब इसीलिए आकाश को कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी होने की आशंका लग रही थी, क्योंकि उससे पहले भी अरमान आस्था के साथ जबरदस्ती कर चुका था। हालांकि वो पूरी तरह से आस्था के साथ उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन इस बार हद कुछ ज्यादा ही पार हो गई थी। वेल आकाश के कहने पर मारिया जल्दी ही अरमान के दरवाजे के सामने मौजूद थी, लेकिन अब मसला ये था कि दरवाजा कैसे खोले, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। तभी मारिया ने फटाफट से एक लैपटॉप मंगवाया था। वह लैपटॉप में कीबोर्ड पर वह फटाफट से अपनी उंगलियां चलने लगती है, और जल्दी ही गेट ओपन की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। मारिया को अच्छे से पता था कि पूरा घर अरमान के बायोमेट्रिक लॉक फिंगरप्रिंट से लॉक्ड है, तो इसीलिए मारिया ने जल्दी ही उस डिजिटल लॉक को अनलॉक किया था और दरवाज़ा खोल दिया था। और दरवाज़ा खोलकर जैसी वो अंदर गई तो एक पल को वह भी चौंक गई। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, और तभी मारिया ने आगे बढ़कर सबसे पहले लाइट ऑन किए, और जो उसने सामने का नज़ारा देखा, एक पल को तो मारिया की चीख निकलते निकलते रह गई थी। वह आईने को तोड़ने के बाद आस्था उसी जगह बेहोश होकर गिर पड़ी थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर वापस से बेड पर आ जाए। अब जैसे मारिया ने आस्था को वहां देखा, क्योंकि उस वक्त आस्था ने अपनी नाइटी उतार रखी थी, वह बिल्कुल न्यू जमीन पर गिरी हुई थी। मारिया एक झटके में ही आस्था को देख चुकी थी, और उसके शरीर पर लगे जख्मों को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। कहीं ना कहीं आस्था की यह हालत देखने के बाद मारिया की आंखें आज भर गई थी, और वह आस्था को होश में लाने की कोशिश करने लगती हैं। वेल जल्दी ही उसे साइड डोर में मेडिसिन दिखाई दी थी जो अरमान ने आस्था को दी थी। तब मारिया को समझते देर नहीं लगी कि उसके किंग ने उसके साथ क्या किया है, और इसी वजह से शायद उसने खुद को हर्ट भी किया है। मारिया के चेहरे पर बहुत ही कम व कुछ इमोशन ही आया करते थे, लेकिन आज उसके इमोशंस काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे थे। आस्था की यह हालत वाकई उसे बहुत ज़्यादा दर्दनाक लग रही थी। वेल जल्दी मारिया ने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया था। अब मारिया को मेडिकल की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि इस केस में उसे आगे क्या करना चाहिए। फटाफट से उसने पहले आस्था को कुछ कपड़े पहनाए थे, और पूरे कमरे में जो कांच फैला हुआ था उसे अच्छी तरह से क्लीन करवा दिया था। और फिर उसे डॉक्टर रश्मि का ख्याल आता है। हालांकि डॉक्टर रश्मि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी, लेकिन डॉक्टर रश्मि इस वक्त उसकी मदद कर सकती थी, क्योंकि आस्था का होश में आना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसीलिए मारिया बिना किसी देरी किए जल्दी ही दरवाजे से बाहर निकलती हैं, और जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली उसने देखा कि टाइगर देव, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, दादाजी को छोड़कर वह सब के सब अरमान के दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए थे,
क्योंकि वह भी यही जानना चाहते थे कि आखिर आस्था को क्या हुआ है। अब जैसे ही मारिया बाहर आई तो उन सबकी नज़र मारिया पर गई थी, और मारिया का चेहरा देखते ही उन सब ने अपना सर झुका लिया था, क्योंकि मारिया की आंखों में आज पहली बार आंसू थे, जिन्हें देखने के बाद उन लोगों को मारिया से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं थी कि आखिर आस्था साथ क्या हुआ है। और वह लोग सर झुकाकर वहां से चले गए थे। वहीं टाइगर मारिया की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठता है। उसे के भी दिल में दर्द का एहसास हुआ था, लेकिन फिलहाल वह भी वहां से चला गया था। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब इस सिचुएशन पर किस तरह का बर्ताव करें, क्योंकि अगर अरमान ने आस्था को हट किया था, लेकिन उससे उसने खुद की भी तो हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी कर ली थी। इस वक्त वो सब अरमान के बारे में ना बुरा सोच पा रहे थे और नहीं कुछ भला सोच पा रहे थे। अजीब सी हालत थी उन लोगों की। वेल, जल्द ही मारिया डॉक्टर रश्मि के कमरे में मौजूद थी। जैसे ही वो वहां गई, मारिया ने देखा कि डॉक्टर रश्मि उठने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने उसे उठने से मना किया और आगे बढ़ते हुए रश्मि से बोलती है, आप उठने की कोशिश क्यों कर रही है? अभी आपको आराम की ज़रूरत है, अभी आपकी तबीयत प्रॉपर्ली ठीक नहीं है। तब रश्मि कसमसाते हुए बोलती है, वो मुझे पानी पीना था और मुझे यहाँ कमरे में कौन लेकर आया? मैं तो मिनी हॉस्पिटल में थी ना। क्योंकि डॉक्टर रश्मि अब काफ़ी बेटर थी तो वो थोड़ा प्रॉपर्ली बोल भी पा रही थी। तब मारिया ने पहले डॉक्टर रश्मि को पानी पिलाया और बोलती है, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मारिया के इस तरह से बोलते हुए देखकर रश्मि को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में रश्मि का आने जाना काफ़ी पहले से था। क्योंकि जब भी सिंघानिया साहब आलोक जी अनाथ आश्रम के लिए कुछ भी चैरिटी वगैरह क्या करते थे, या कुछ भी हो, किसी को कुछ चीज़ ज़रूरत होती थी तो वह डॉक्टर रश्मि के थ्रू ही वहाँ भिजवाया करते थे। तो इसीलिए डॉक्टर रश्मि वहाँ आती रहती थी, और उससे पहले उसने मारिया को एक दो बार वहाँ देखा भी था। लेकिन मारिया ने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज मारिया उससे कुछ बात करना चाहती थी। तो रश्मि को अच्छा लगता है और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे बताइए आप क्या बात करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आस्था कहाँ है? यह अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या कॉलेज से नहीं आई है? क्या अब तो काफ़ी रात हो गई है, अभी तक वो कॉलेज से क्यों नहीं आए? तब मारिया बिना इमोशन का चेहरा लिए रश्मि की ओर देखकर बोलती है, मैं क्वीन के बारे में ही आपसे बातें करना चाहती हूँ। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप पर प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि ऐसी हालत में मैं कैसे उनका ट्रीटमेंट करूं? अब रश्मि की आंखें हैरानी से फैल गई थी और घबराकर बोलती है, ऐसी हालत में मतलब आप कैसी हालात की बात कर रही है? क्या हुआ है आस्था को? तब मारिया ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ सारी बातें रश्मि को बता देती हैं, और इन द लास्ट बोलती है, क्वीन के साथ रेप हुआ है। अब जैसे ही रश्मि ने ये सुना, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहाना शुरू हो गए थे। उसके कानों में मोरिया की बोली हुई आवाज़ ही गूंज रही थी कि क्वीन के साथ रेप हुआ है। तब डॉक्टर रश्मि को रोते हुए देखकर मारिया ने उसे बताया, इस वक्त वो बेहोश है, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। अगर हम क्वीन को यहाँ से किसी अस्पताल में लेकर जाएंगे तो यह सिंघानिया परिवार के लिए किसी भी हद से ठीक नहीं रहेगा। और बॉस ने खुद को सजा दे दी है, इस वक्त वह खुद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ऐसा बोलते हुए मारिया ने अब डॉक्टर रश्मि को अरमान की हालत के बारे में भी बता दिया था। ये सब कुछ जानने के बाद रश्मि की सिचुएशन भी कुछ बाकी सबके जैसे ही हो गई थी कि सिचुएशन पर वह क्या बोले। अगर अरमान ने गलती की थी तो उसने खुद को उसकी सजा भी दी थी, लेकिन आस्था के साथ जो हुआ था वह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। वेल, तब डॉक्टर रश्मि ने जल्दी ही मारिया को कुछ इंस्ट्रक्शन देने शुरू कर दिए थे।